हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग का आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज जो है लेके हर रोज की तरह हम हाजिर है मिसलेनियस क्वेश्चन का, प्रीवियस मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है और न्यूमेरिकल से है मेरे भाई, ठीक है। अब जो भी न्यूमेरिकल है उसको पहले रख रहे हैं, बाद में जो है कुछ एडिट करते समय कट भी जाता है, इसको देखते हुए। तो देखिए बनाइए तो इसको क्या होगा आंसर। देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन है, यहां से दो क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। पहले आप लोग बनाइए तो क्या होगा, आप लोग कोशिश कीजिए फटाफट बनाने का। ऐसा क्वेश्चन तो कई बार टेस्ट में आ चुका है मेरे भाई, तो बनाइए तो। चलिए देखिए, एक नोट का पॉइंट लिखिएगा कि जब भी किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से अगर किसी वस्तु को गिराया जाता हो, ठीक है, नोट लिखिए कि स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाए, तो इस स्थिति में दो चीज आपको पूछता है मेरे भाई। एक तो पूछेगा टी और एक पूछेगा क्या, ऊंचाई। ऊंचाई दे देगा तो पूछेगा कितने समय में पहुंच जाएगा, और इसमें देखिए समय नहीं है तो पूछ रहा है कि धरातल पर पहुंचने में, इसमें समय पूछ रहा है, ठीक है। तो टी निकालने के लिए कहेगा तो 2h/g हो जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2h/g, ठीक है, और रूट हो जाएगा। h निकालने के लिए कहेगा यह हो जाएगा GT²/2। दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। h बराबर और t बराबर, दोनों क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, दोनों फॉर्मूला आपके सामने हैं। और इससे आपका प्रश्न अब नहीं छूटेगा, 100% अब आपसे बन जाएगा। एक भी प्रश्न न्यूमेरिकल में नहीं छूटेगा मेरे भाई, खासकर वैसे प्रश्न तो नहीं छूटेगा। चलिए तो बनाइए तो, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। इस कंडीशन में आपसे टी भी पूछेगा और एच भी पूछेगा, ठीक है। तो कहता है क्या कि एक गेंद को 19.6 मीटर से गिराया जाता है, ठीक है। यानी इसमें आपको एच दे दिया हुआ है 19.6 मीटर, और एक पुल से कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो धरातल पहुंचने में लगा समय नहीं मालूम है। जी मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि जी का मान इतना ही होता है। और निकालना है टी, टी बराबर क्या हो गया हुआ, देखिए तो दोनों में से कौन सा लगेगा, ये लगेगा टी बराबर, इसमें टी रहता तब एच निकालते। देखिए इसमें एच रहेगा तो टी पूछेगा मेरे भाई, और टी देगा तो क्या पूछेगा, एच पूछेगा। दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। तब फॉर्मूला अब हो क्या, बना दीजिए। क्या होता है टी बराबर 2h/g का रूट हो गया, जी हो जाएगा कितना, टी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने h का मान कितना है 19.6 और बटा g का मान 9.8 हो गया। इससे कट जाएगा 2 मरतबे, कितना हो जाएगा t बराबर 4, और रूट हो जाएगा ना, कट जाएगा 2 मरतबे, 2 दूना 4, तो t बराबर कितना आपका निकल जाएगा 2 सेकेंड। आंसर हो गया, आंसर 2 सेकेंड हो जाएगा मेरे भाई। दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। टी बराबर, टी देगा आपको, टी देगा तो एच निकालने के लिए कहेगा, और एच देगा तो टी निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। और टी बराबर होता है रूट अंडर 2h/g, यहां से निकाल लीजिए। दोनों फॉर्मूला को आसानी से नोट कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन जो है वह इस पर है। चलिए फटाफट नोट कीजिए तो मेरे भाई। चलिए बनाइए तो। देखिए कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को एच ऊंचाई वाली एक मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिराता है, तो गेंद धरातल पर पहुंचने में 4 सेकंड में, धरातल पर 4 सेकंड में पहुंचती, तो कहता है ऊंचाई निकाले। 4 सेकंड में धरातल पर पहुंचता है, बस फॉर्मूला बता दिए, फटाफट लगाइए तो। नहीं तो क्या होगा इसमें, इसका आंसर क्या होगा
तो देखिए इसमें पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई टी नहीं दिया हुआ था, इसमें टी दिया हुआ है। टी दिया हुआ में एच निकालने के लिए कह रहा है। तो दो ही कंडीशन होता है, या तो टी देगा तो एच निकालने के लिए कहेगा, एच देगा तो टी निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो एच बराबर फॉर्मूला होता क्या है, GT स्क्वायर बाई 2, एक फॉर्मूला ना होता है हो। तो चलिए फटाफट इस पर बैठाइए। तो GT स्क्वायर बाई 2, जी का मान दिया हुआ है 9.8, टी का मान दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए 16, और बटा में कितना 2 हो गया, 2 से कट जाएगा क्या मरतबे, 8 मरतबे, तो हो जाएगा 9.8 गुने 8, हो जाएगा 78.4 मीटर। आंसर हो गया 78.4 मीटर। देखिए एच बराबर होता है GT स्क्वायर। तो देखिए जी का मान इसमें दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी दिया हुआ है 4 सेकेंड, ठीक है, और एच बराबर होता क्या है GT स्क्वायर, जी 9.8, टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दे कितना हो गया मेरे भाई 16, 2 से कट जाएगा 8 मतलब 9.8 गुने कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 78.4 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होगा। तो दो कंडीशन है, दोनों क्वेश्चन पूछता है खूब मेरे भाई, एच पूछेगा और टी पूछेगा। अब आज से अच्छे से नोट कर लीजिए, आज के बाद से दोनों में से कोई क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का प्रयोग दो उद्देश्य से किया जाता है। पहला कि इसका प्रयोग करने से इंजन को पहला तो यह ठंडा रखने का काम करता है, और दूसरा कि घर्षण से बचाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो नोट कीजिएगा सीडेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर पेट्रोलियम का पूछे तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हो जाएगा आपको घर्षण कम करने के लिए और इंजन को क्या करने के लिए, ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है इनमें से कौन है क्षारीय ऑक्साइड है। ठीक है, तो क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा, Na2O, यह एक क्षारीय ऑक्साइड। बात करें CO2 का प्रयोग जो है आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, नोट कीजिएगा अम्लीय वर्षा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप से वह जिम्मेदार होता है। तो क्वेश्चन इनमें से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, तो आंसर हो जाएगा Na2O। चलिए देखिए एस्बेस्टस में जो व्यक्ति काम करते हैं, तो एस्बेस्टस में काम करने वाले लोगों को कहता है वाले को किस अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एस्बेस्टस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वहां से जो वायु प्रदूषण जो निकलता है, जो प्रदूषित निकलता है, उस प्रदूषण के कारण मनुष्य में क्या होता है, फेफड़े सर्वाधिक खराब होते हैं, मतलब उससे फेफड़ा पर काफी बुरा सा प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा संबंधी बीमारी जो है होता है एस्बेस्टस में काम करने वाले मजदूरों को। चलिए सारे पॉइंट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है मेरे भाई जल का अस्थायी कठोरता का क्या कारण। देखिए नोट कीजिएगा, जल में अस्थायी कठोरता, जल में कठोरता की बात करें तो दो तरह के होते हैं। पहला होता है अस्थायी कठोरता और दूसरा होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होता है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है, और अस्थायी कठोरता को उबालकर हम दूर करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अस्थायी कठोरता जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होता है, और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आसवन विधि अपनाई जाती है। कौन सा विधि, आसवन विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है
कि जल का अस्थायी कष्ट होता है, कारण क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन। ठीक है, और कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड कहेगा तो हो जाएगा अस्थायी कठोरता। ठीक है, चलिए कहता है कि घावों को शीघ्रता से भरने में, बात करें विटामिन ए का, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। नोट कीजिएगा, विटामिन ए की कमी से पड़ा तो रतौन थी, और दूसरा लिखेगा जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी1 का नाम थायमीन है। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, मसूड़े फूलना और ब्लड आना, यह सारे किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन ई के कारण लिखें, जनन शक्ति में कमी जो होता है वह विटामिन ई के कारण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि घाव को शीघ्र भरने में कौन सा सहायता करता है, तो आपका आंसर हो गया विटामिन सी करता है। ठीक है, चलिए ब्लड बैंक में ब्लड को किसके घोल में सुरक्षित रखा जाता है। देखिए जब भी ब्लड बैंक होता है, जहां पर ब्लड बैंक हम लोग डोनेट करते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड बैंक को वहां सुरक्षित रख लिया जाता है। जो भी ब्लड बैंक को सुरक्षित रखा जाता है, 1 से 10वें दिन तक उस ब्लड का उपयोग कर लेना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। अगर 10 दिन के अंदर अगर उपयोग नहीं होता है, ठीक है, तो ब्लड जो है उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 10वां दिन के बाद ब्लड से प्लाज्मा निकाल देते हैं, प्लाज्मा निकाल कर रख लिया जाता है और शेष भाग को बिक दिया जाता है। तो 10 दिन के अंदर जो है उसका यूज होना चाहिए। तो इसको जो है रखा जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रोज के घोल में मिलाकर रखा जाता है ब्लड को, ताकि खराब नहीं होते। आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा और डेक्सट्रोज हो जाएगा। बात करें द्रव नाइट्रोजन का, तो द्रवित नाइट्रोजन में गाय का बीज को रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कहता है 9वां, कहता है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका, कहता है कि एक तंत्रिका कोशिका को दूसरे तंत्रिका कोशिका से जोड़ने की जो बीच की जोड़ने वाले कोशिका या कोशिका के द्रुमस्म के बीच के संधि को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सिनेप्स हो जाएगा। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुराम, ठीक है, दुर्मास्म हो जाएगा, दुर्मास्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं, इसे सिनेप्स कहते हैं। दोनों पर जुड़ने का जो काम करता है उस संधि को सिनेप्स कहते हैं। मेरे वहां कहता है संगीत नाटक अकादमी का स्थापना किस वर्ष हुआ था, जिसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1953 में। कहता कि सत्याग्रह आश्रम किसका असली नाम था। सत्याग्रह आश्रम की बात करें तो अहमदाबाद में होता है, इसका नाम है साबरमती आश्रम। क्या है, साबरमती आश्रम है। ठीक है, गांधी जी से संबंधित है और दांडी यात्रा की शुरुआत जो होता है वह साबरमती आश्रम से ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सत्याग्रह आश्रम किसका असली नाम था, वह था साबरमती आश्रम। ठीक है, देखिए ऑप्शन कितना दिया गया है, कंक्लूजन वाला, अदम से राष्ट्र के, गांधी धाम, अहिंसा आश्रम, साबरमती आश्रम और दांडी यात्रा आश्रम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम। ठीक है, इसकी स्थापना नोट कीजिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए कहता है 12 में कि राजा जनता के लिए बने, जनता राजा के लिए नहीं। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये किसके द्वारा दिया गया था, चलिए बनाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था राष्ट्रीय आंदोलन के समय कि राजा जो है जनता के लिए बना है। ठीक है, जनता राजा के लिए नहीं। नोट कीजिएगा
तब नेरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। धन के निष्कासन के सिद्धांत जो है तब नेरोजी द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपका आंसर हो गया सी नंबर। कहता है पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में, देखिए पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है यह आपके भाग 9 में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है तो लिखिएगा 40 में। ठीक है, किस में है, 40 में है। पूछेगा कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन था, लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन था, पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या किस पर आधारित होता है, लिखिएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित होता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। आपका आंसर यहाँ पर था पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो भाग किस में है, 9 में। चलिए सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर बनाइए। तो क्या कहता है, कहता है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश या जो केलकर टास्क फोर्स जो सिफारिश किया गया था मेरे भाई, इसका संबंध किससे है, तो नोट कीजिएगा इसका संबंध जो है करों से है। किससे है, करों के निर्धारण से संबंधित जो है लाया गया था। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस का प्रदेश कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश को आलस का प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आलस का प्रदेश, जो किसे कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा विषुवतीय प्रदेश को क्या कहते हैं, आलस का प्रदेश कहते हैं। और इसे छिन्नकारक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम लिख लीजिएगा, छिन्नकारक प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो क्या कहता है, कहता है कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद यानी बल को क्या कहा जाता है, तो इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल यानी प्रणोद को क्या कहते हैं, यह हो जाएगा दाब। प्रणोद का मतलब हुआ बल। इकाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो गया विषुवतीय प्रदेश। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्या कहता है, 17 में कहता है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष भार वास्तविक वजन से कब जो है वजन से कब रहता है। देखिए बताए थे कि अगर कोई लिफ्ट अगर समान त्वरण से, ठीक है, ऊपर की ओर जाता हो तो उसमें बैठे व्यक्ति का वजन जो है बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब नीचे आता है तो घटा हुआ महसूस होता है। लेकिन इसमें भी बताए थे कि जब समान गति से, ठीक है, या समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ एक समान वेग से ऊपर नीचे तो होगा नहीं, क्या तो ऐसे छट गया, तो क्या होगा, तेजी से नीचे आते समय यानी त्वरण के साथ नीचे आते समय, ठीक है, तो क्या होगा, जब जो तेजी से नीचे आ रही हो तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तेजी से नीचे आ रही हो या फिर त्वरण के साथ नीचे आ रही हो, एक समान कभी भी नहीं होगा, कि एक समान वेग में क्या होता है, भार पर वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि अगर यह लिफ्ट का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होगा तो व्यक्ति जो यहाँ है फर्श पे उठकर क्या होगा, छत से टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो तो इस स्थिति में भार क्या होगा, वास्तविक वजन से क्या होगा, कम महसूस होगा वजन। ठीक है, चलिए कहता है पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए राजेंद्र प्रसाद के लिखेगा। इंडिया डिवाइडेड जो है किसका है, राजेंद्र प्रसाद का है। यंग इंडिया नवजीवन लिखिएगा, यंग इंडिया और नवजीवन किसका है, महात्मा गांधी का पुस्तक है।
शिशिर घुमास के एगो है पत्रिका है, ठीक है, जो पहले बांग्ला में छपता था, लेकिन वर्नाकुलर पैक्ट जब लागू किया गया तो उसके बाद जो है इसे बंगाली इंग्लिश में जो है छापा जाने लगा था, ठीक है। वह है, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो है अमृत बाजार पत्रिका। क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। तो नोट कीजिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। ये अब शुरू में बांग्ला में छपता था, लेकिन जब वर्नाकुलर पैक्ट एक्ट लाया, जब पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो यह जो है अंग्रेजी में छपने लगा, क्योंकि अंग्रेजी में कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है। तो एक्ट आने के बाद यह अंग्रेजी में छपने लगा, और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। यंग इंडिया नवजीवन किसका? महात्मा गांधी का। और इंडिया डिवाइड किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए क्या कहता है, देखिए कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? ये भी एग्जाम में खूब पूछा मेरे भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम होता है नींबू पानी। क्या कहा जाता है? नींबू पानी के नाम से जाना जाता है। चलिए कहता है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, ध्यान से देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, बनाइए तो आप लोग। बना लिए? देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था 1962 में। लेकिन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इसरो का मुख्यालय बंगलौर में। अगर पूछे कहाँ है? बंगलौर में। तो चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? तो 1962 में किया गया। लेकिन पूछेगा भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। यह था मेरे भाई आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा, खासकर न्यूमेरिकल पर अधिक ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।